हेलो अगेन एवरीवन। आज हम एक और चैप्टर आपके लिए लेके आ चुके हैं जिससे कहते हैं नीट में 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का पक्का हर साल आते ही आते हैं। प्लस इससे 2023 में 5 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जिसमें कि इंटरैक्टिंग सिस्टम्स ऑफ नेचर होते हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, और कहते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि टेम्परेचर, एयर, एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम की। सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम क्या होता है? जिस जो कि कहते हैं कंटिन्यूअस चलता रहे, एक साइकिल मेंटेन रहे और वो चलता रहे, जिसमें कि कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से और वो साइकिल चलता ही रहता है। ठीक है। ये हो गया आपका सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम मेजरली 2 टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहले एग्जांपल हो गया डेजर्ट, फॉरेस्ट, फिर उसके बाद हो गया ग्रासलैंड। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ओशन, रिवर और पॉन्ड। ये याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिएगा। इकोसिस्टम 2 टाइप का हो सकता है एक और बेसिस पे, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, डेजर्ट। लेकिन मैन मेड में जो है वो पूरा का पूरा ह्यूमंस ने ही बनाया होता है, जैसे कि क्रॉपलैंड हो गया, ठीक है, खेत, या फिर एक्वेरियम एक्वेरियम हो गया। मैन मेड इकोसिस्टम में बहुत लेस डाइवर्सिटी होती है, मतलब कि कहते हैं स्पीशीज जो हैं वो कम होती हैं उसमें। डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन फॉर मेंटेनेंस, हाई प्रोडक्टिविटी, सिंपल फूड चेन। अब ऑब्वियसली अगर हमने कोई इकोसिस्टम बनाया है तो हमें कहते हैं उससे प्रोडक्टिविटी तो हाई चाहिए ही होगी। जैसे कि कहते हैं हमने कहते हैं जो फार्म है वहाँ पे कहते हैं राइस के प्लांट्स लगाए, तो ऑब्वियसली हमें राइस उससे हार्वेस्ट करना है ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए हमने कहते हैं उसको बनाया है। तो मैन मेड इकोसिस्टम जो है वो प्रोडक्टिविटी के लिए ही बनाया जाता है, प्लस उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है उन्हें। और यहाँ पे सिंपल फूड चेन फॉलो होती है, क्योंकि कहते हैं स्पीशीज कम है तो कहते हैं सिंपल फूड चेन फॉलो होगी। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो कहते हैं वहाँ फूड वेब फॉलो होता। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे कि लाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। मतलब कि कहते हैं जिससे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, जैसे सॉइल हो गया, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की, जिसमें आएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, तीनों की हम बात करेंगे आगे पूरे चैप्टर में। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन एज अ यूनिट। जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो एज अ यूनिट फंक्शन करते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई फूड चेन है, ऐसे मान लो, इससे इसमें जा रहा है, इससे इसमें एनर्जी जा रही है, इससे इसमें, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। तो अगर इसमें बीच से एक को भी गायब कर दें या 2 को गायब कर दें तो ये पूरी चेन टूट जाएगी ना। इसलिए कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो हैं वो यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। जैसे कोई इकोसिस्टम है, जैसे मान लो मैंने एक्वेरियम ले लिया या कोई फॉरेस्ट ले लो, ठीक है, तो वहां पे कितनी स्पीशीज हैं, कितनी टाइप की, और वहां पे कितने ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। ठीक है। ध्यान ध्यान देना, मैंने स्पीशीज के लिए कहते कितनी स्पीशीज हैं, और ऑर्गेनिजम्स के लिए नंबर यूज किया है। इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज यूज किया है, इसके लिए मैंने नंबर कितना है और किसी ऑर्गेनिज्म का ये यूज किया है मैंने वर्ड। ठीक है। ये चीज को हम बोलते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ एरिया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचर स्ट्रैटा फॉर्मेशन। ठीक है। तो जैसे कि ट्रीज हो गए, ये इनकी हाइट बहुत लंबी होती है। फिर हो गए श्रब्स, इनकी थोड़ी छोटी होती है। ग्रास एंड हर्ब्स की और छोटी होती है। तो एक ये लेयर बनाते हैं ना। ठीक है। एक मतलब कहते हैं कवर टाइप का बनाते हैं ना, जैसे ओजोन कहते हैं अर्थ को कवर करता है, वैसे ही ट्रीज का एक कवर हो गया। उनके नीचे कहते हैं श्रब्स का कवर हो गया, मतलब ट्रीज जो हैं वो श्रब्स को बचाएंगे। उसके नीचे ग्रासेस हो गई। ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अब
सनलाइट जो है दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रोड्यूसर्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स कौन, प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा जो कि होते हैं हर्बीवोर्स, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा कार्निवोर्स, और फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर खाएगा यानी कि टॉप कार्निवोर्स जैसे कि लायन वगैरह। और फिर उसके बाद जब लायन मर जाएगा तो उसको डीकम्पोजर्स कहते हैं, डीकम्पोज कर देंगे। ठीक। अब यहाँ T1 T2 T3 T4 क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ये आगे बताएंगे। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस होगा। अब जैसे अगर इसके पास 100% एनर्जी है तो यहाँ पे बस इसकी 10% जाएगी, यानी कि 90% आपकी यहाँ लॉस हो जाएगी। ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास सिंथेसाइज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन प्राइमरी प्रोडक्शन की आप याद कर लेना। ठीक है, एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है असर्शन रीजन में। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वेट की ग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, एनर्जी की किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसकी यूनिट होती है वेट की ग्राम पर ईयर मीटर स्क्वायर, एनर्जी की किलो कैलोरी पर ईयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो प्लांट ने बनाया बिना कुछ खाए, मतलब कि कहते हैं जो प्लांट फूड बना रहा है फोटोसिंथेसिस से, तो उससे वो कहते हैं कुछ अपने खुद को भी तो कंज्यूम करेगा उसमें से, तो वो कंज्यूम नहीं हुआ जो उसने पूरा पूरा बनाया बिना कंज्यूम किए, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो प्लांट ने बनाया खाना उसमें से उसने कुछ खा लिया। ठीक है, और जो बचा इसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी कि जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस इज इक्वल्स टू एनपीपी। ठीक है, एनपीपी वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन प्लांट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब जो उसने खा लिया उसके बाद जो बचा वो अपने आप में स्टोर करता है ना, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कहते हैं एज अ फ्रूट स्टोर हो जाता है कुछ प्लांट्स में, तो वो कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही होती है। इट इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन फॉर हर्बीवोर्स। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सोलर रेडिएशन, न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी और मॉइस्चर। अब ये एक डेटा है, ये याद कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है। एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर 170 बिलियन टन्स, एनपीपी ऑफ होल ओशन 55 बिलियन टन्स, टेरेस्ट्रियल एनपीपी 115 बिलियन टन्स। Oceans have less productivity compared to terrestrial due to light in deep ocean जो है वो कम जाती है। डीप ओशंस में जो वाटर होता है उसको कहते हैं लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती इतना अच्छे से जितना वो एयर को कर सकती है। ये हम लोगों ने कहते हैं फिजिक्स में पढ़ा है बहुत अच्छे से इस चीज़ को। न्यूट्रिएंट्स N2 इज लिमिटिंग इन वाटर, पानी में नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम पाई जाती है, इसलिए कहते हैं वहाँ पे कहते हैं प्रोडक्टिविटी कम होती है। फॉरेस्ट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डेजर्ट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होती है, ये तो कहते हैं कॉमन सेंस वाली बात है, याद रखना। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, CO2 H2O मिनरल्स, इन सब में। ठीक है, इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, डेट्राइटस। जैसे कहते हैं वहाँ पे क्या हमारा सबस्ट्रेट था, जो रॉ मटेरियल प्लांट उठा रहा था उसको सबस्ट्रेट कह रहे थे हम। यहाँ पे डेट्राइटस यानी कि कहते हैं जो कहते हैं डेड मैटर हो गया, जो पत्तियाँ झड़ जाती हैं प्लांट से, स्टेम हो गई, बार्क हो गया, या कोई एनिमल मर गया, उसको हम डेड मैटर कंसिडर करते हैं और वो कहते हैं फिर डेट्राइटस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब डिकम्पोजिशन 5 स्टेप्स में होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन डन बाय अर्थवॉर्म्स। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। फ्रेगमेंटेशन इसलिए किया जाता है ताकि कहते हैं जो मटेरियल है जैसे एनिमल है उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे,
या कहते हैं स्टेम है उसके तो ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, ताकि कहते हैं जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह, वो आराम से काम कर सकें। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट, लीचिंग। इनऑर्गेनिक वाटर soluble substrate leach out per percolate deep into soil। यानी कि कहते हैं जो ऐसे जैसे ये सरफेस है अर्थ की, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म मरा, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे नीचे जाएगा, इसको लीचिंग कहते हैं, ठीक है। टूटने के बाद ऐसे नीचे जाएगा। प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, ठीक है। Catabolism, conversion of organic substrate into inorganic, done by decomposers, bacteria and fungi। ठीक है, ये याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैटाबॉलिज्म जो है वो अर्थ वॉर्म कराते हैं और बैक्टीरिया फंजाई को यहाँ फ्रेगमेंटेशन में डाल देते हैं वो, ठीक है। बहुत छोटा मोटा, बहुत ही बुद्धुओं वाला कंफ्यूजन है, लेकिन कहते हो जाता है, मेरे को भी हुआ था। अब ये क्लियर है। ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस लाइक नोन एज ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक मैटर colloidal in nature, nutrient reservoir, it is resistant to microbial action, decomposition is a slow process, ठीक है। स्टार पॉइंट। मिनरलाइजेशन, ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होना, रिलीज ऑफ मिनरल्स डन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। तो दो प्रोसेस आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई कर रहे हैं, एक मिनरलाइजेशन और एक आपका कैटाबॉलिज्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस, ठीक है। इफ डेट्राइटस इज रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक लिग्निन, टैन, जैसे कहते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं। अब वो पॉलीसेक्राइड हुआ तो पॉलीसेक्राइड को टूटने में टाइम लगेगा ना, जबकि कहते हैं मोनोसेक्राइड को अगर तोड़ोगे तो कहते हैं वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर लिग्निन और टैनिन में रिच है तो कहते हैं डिकम्पोजिशन स्लो होगा। इफ डेट्राइटस इज रिच इन सॉल्युबल शुगर स्लैश नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, देन डिकम्पोजिशन इज फास्ट। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, जैसे कि वार्म टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर, O2 प्रेजेंस, ये फेवर करती हैं डिकम्पोजिशन को। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हुई तो कहते हैं डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, ये बात मैंने पहले ही बोल दी, ठीक है। एक्सेप्शन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहते हैं याद कर लेना, क्योंकि कहते हैं इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन पार्ट में आता है एनसीईआरटी के अंदर। अब सन जो है, सन से कहते हैं लेस देन 50% जो होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, यानी कि PAR आपकी होती है, PAR, ठीक है। इसमें से 1 से 5% जो है इंसिडेंट रेडिएशन कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। इसमें से 1 से 5% जो है वो प्लांट्स कैप्चर करते हैं, जिससे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, जो कि 2 to 10% ऑफ PAR होता है, ठीक है। एनर्जी इज नॉट ट्रैप्ड इन वन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहते हैं होता रहता है, जिसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। सन, प्लांट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जैसे कहते हैं नीचे आपने प्रोड्यूसर रख दिए, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, T1। अब इसके ऊपर आपने कंज्यूमर रखा, हर्बीवोर्स, तो ये T2 है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। अब इसके ऊपर आपने एक और रखा ट्रॉफिक लेवल, तो ऐसे कहते हैं, हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। एनर्जी फ्लो फॉलोज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आप देख लो यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है। पहला लॉ, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, परम सत्य थर्मोडायनेमिक्स के। सेकंड लॉ, इकोसिस्टम रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, तो यानी कि थर्मोडायनेमिक्स भैया यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब फूड चेन क्या होता है, ये तो आप पढ़ते ही आए हो बचपन से। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बाय रिपीटेड ईटिंग और बीइंग ईटन, ठीक है।
each position slash trophic level that organism has transfer of energy takes place. ठीक। प्रोड्यूसर्स ट्रॉफिक लेवल वन, इस पे कहते हैं मतलब ये एक तरीके के एग्जाम्पल टाइप ले लो, ठीक है, दिखाने के लिए बस कि ट्रॉफिक लेवल वन जो है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करते हैं उसको, प्लांट्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन, ये आपके सी में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल टू होता है इनका, रैबिट, जू प्लैंक्टन, काउ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स होते हैं छोटे वाले, इनका ट्रॉफिक लेवल थ्री होता है, जैसे स्नेक हो गया, लार्ज फिश हो गई या फॉक्स हो गया। अब टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल फोर, लायन या मैन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की, प्रेडेटर फूड चेन भी बोलते हैं इसे। जैसे T1 पे कहते हैं जो है ग्रासेस होंगी, फिर उसके बाद T2 पे ग्रास ऑपर, T3 पे फ्रॉग, फिर उसके बाद T4 पे स्नेक, फिर T5 पे ईगल। अब अगर मैंने बीच से स्नेक को हटा दिया और यहाँ पे ईगल लगा दी, ईगल ने डायरेक्ट फ्रॉग को काट लिया, तो ईगल आपकी T4 पे आ जाएगी फिर, ठीक है। फिर आपकी ईगल T4 पे आ जाएगी। तो ऐसे कहते हैं ये जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। जैसे ईगल अभी T5 पे, अगर मैंने यहाँ से स्नेक हटा दिया या फिर कहते हैं ईगल को कोई और खा रहा है और ईगल फ्रॉग को खा रही है, तो वो T4 ऑक्यूपाई कर लेगी ईगल जो है। और यहाँ पे ईगल की जगह पे जैसे कुछ ले लो, जो कहते हैं ईगल को खा रहा है, जैसे लायन हो गया, लायन खा रहा है ईगल को, वैसे वो पकड़ नहीं पाएगा उसे, लेकिन ईगल नीचे बैठे तो वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो लायन खा रहा है तो लायन T5 पे आ जाएगा और ईगल आ जाएगी यहाँ पे। तो एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कहते हैं T1 जो है वो ग्रासेस ऑक्यूपाई करें, ग्रासेस की जगह पेड़ कर ले कोई ऑक्यूपाई, ठीक है। लेकिन T1 जनरली प्रोड्यूसर्स ही ऑक्यूपाई करते हैं और T2 हर्बीवोर्स ऑक्यूपाई करते हैं जनरली। ये हो गई आपकी टेरेस्ट्रियल फूड चेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपकी है एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। T1 पे फाइटोप्लैंक्टन, T2 पे जू प्लैंक्टन, T3 पे स्मॉल फिश, T4 पे लार्ज फिश। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जू प्लैंक्टन क्या होता है। ये कहते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, जैसे कहते हैं एल्गी होता है ना, काई होती है, जो वो होता है प्लांट किंगडम में, वैसे फाइटोप्लैंक्टन भी कुछ होते हैं, जू प्लैंक्टन भी कुछ होते हैं, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट्राइटस फूड चेन की। इसमें डेड मैटर जो है वो सबस्ट्रेट होता है, डेड मैटर जो है ये T1 पे आएगा, अर्थवॉर्म, फिर स्पैरो, फिर फैल्कन, ठीक है। अर्थवॉर्म इससे एनर्जी खींचेगा, स्पैरो इससे एनर्जी खींचेगी, फैल्कन इससे, ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो विया डेट्राइटस फूड चेन से ज़्यादा होगा, ग्रेजिंग फूड चेन का कम होगा, डेट्राइटस फूड चेन का ज़्यादा होगा। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन का ज़्यादा होगा, डेट्राइटस फूड चेन का कम होगा। ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट बेस में आता है ये, याद रखना दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से। इन नेचर फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। फूड चेन भी तो इंटरकनेक्ट हो सकती हैं, जैसे कहते हैं फ्रॉग की जगह कोई और खा ले, इसको कहते हैं आपका ये ग्रास हॉपर जो था, इसको कहते हैं फ्रॉग की जगह कोई और खा ले, जैसे कि कोई स्पैरो बर्ड खा ले यहाँ पे, ठीक है, स्पैरो को फिर ईगल खा ले, ठीक है। तो ऐसे इंटरकनेक्ट हो सकती हैं चेन जो है, ऐसे एक फूड वेब टाइप का बना देती हैं। फूड वेब भी आपने कहते हैं छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 9th में 10th में। नेक्स्ट, स्टैंडिंग स्टेट, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एट द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। यहाँ हमने दो चीज़ की बात की है, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल और एट पर्टिकुलर टाइम की, ठीक है। यहाँ पे हम तीन चीज़ों की बात करें। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, मास ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है, पहली चीज़। एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल्स, दूसरी चीज़। एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो क्रॉप वर्ड से याद रखना, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर ही होता है ना, तो कहते हैं उससे कहते हैं याद रखना लिविंग मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट, 10% एनर्जी लॉ,
proposed by Lindemann in 1942. Only 10% of energy is transferred at each trophic level by lower trophic level. 90% energy is lost in form of heat or consumed utilized by organisms. ठीक है, ये आ गया थर्मोडाइनमिक्स फिर से. एट हायर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी डिक्रीजेस. जैसे कि कहते हैं T1 लेवल पे, जैसे अगर प्लांट है, प्लांट के पास 1000 जूल है, ठीक है. अब किसी हर्बीवोर ने आके इसे खाया प्लांट को, ठीक, तो 1000 जूल में से उसे बस 100 जूल मिलेगी, 900 जूल बीच में गायब हो गई. ठीक. अब हर्बीवोर ने खाया, जैसे कहते हैं मान लो शीप ने खाया, अब शीप को पकड़ के फॉक्स ने खा लिया. ठीक. तो फॉक्स के पास उस 100 जूल में से 10 जूल ही मिलेगी फॉक्स को. बाकी की सारी 90 जूल जो है, सारी की सारी लॉस हो जाएगी एनवायरनमेंट को. ठीक है, तो यही आपका 10% एनर्जी लॉ है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की. इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स. प्रोड्यूसर्स जो है सबसे नीचे होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स एपेक्स पे होते हैं. ठीक है, ये एपेक्स हो गया आपका, ये आपका बॉटम हो गया. पिरामिड ऑफ नंबर, सबसे पहले टाइप के पिरामिड, पहला वाला इसमें अपराइट, जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नंबर में पाया जाता है. ठीक है, ग्रास का नंबर सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ग्रास हॉपर का, फिर फ्रॉग का, फिर स्नेक का. ठीक है, तो ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप पिरामिड होता है. ठीक है, इसको अपराइट पिरामिड कहते हैं. ठीक. नेक्स्ट, स्पिंडल शेप ट्री इकोसिस्टम में पाया जाता है. ट्री तो एक ही है ना, यहाँ उस पे कई सारे इंसेक्ट्स रह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि ट्री एक है और यहाँ पे 100 इंसेक्ट्स रह रहे हैं, फिर उसके बाद बर्ड्स 50 रह रही हैं, उससे बड़ी बर्ड्स 25 रह रही हैं, यहाँ 50 बर्ड्स, यहाँ पे 100. एक ट्री है, तो ये स्पिंडल शेप का आता है, ऐसे टाइप का. ठीक है, स्पिंडल शेप का. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड की, जिसमें ट्री इकोसिस्टम हो गया. ठीक. ट्री एक ही है, 100 इंसेक्ट्स हैं, और फिर उसके बाद 1000 पैरासाइट है. पैरासाइट तो बहुत सारे लाखों में होंगे ना इसके ऊपर, तो इसलिए इन्वर्टेड टाइप का हो गया. मतलब कि कहते हैं अगर हम ट्रायंगल बनाएं इसका, तो ये उल्टा हो गया ना ट्रायंगल, नीचे की तरफ, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड कहते हैं. ठीक है, ये ट्री इकोसिस्टम में पाया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास. ठीक है, बायोमास किस में कितना है? अपराइट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट ही होता है जनरली. ठीक है, तो फिर से ये ट्रायंगुलर. ग्रासेस ट्रॉफिक लेवल 1 पे, ट्रॉफिक लेवल 2 पे कहते हैं ग्रास हॉपर, ट्रॉफिक लेवल 3 पे फ्रॉग, ट्रॉफिक लेवल 4 पे स्नेक्स. ये याद रखना, पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज 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 वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. बहुत बार बहुत बार बहुत बार पूछा गया है ये, हर बार आता है नीट में, हर दूसरे साल आपसे यही क्वेश्चन रिपीटेड रिपीटेड बार बार पूछा गया है. ठीक. फाइटोप्लैंक्टन सबसे कम होता है, सबसे कम बायोमास होता है इनका. जू प्लैंक्टन इनका उससे ज़्यादा होता है. स्मॉल फिशेस का बायोमास उससे भी ज़्यादा होता है, लार्ज फिशेस का इससे भी ज़्यादा होता है. ये याद रखना, यहाँ पे कहते हैं aquatic ecosystem में pyramid of number is upright but pyramid of biomass it's inverted. ठीक है. नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको रेड मार्क कर लो. ये जो आपका लिखा है ऑलवेज अपराइट, ठीक है, इसको रेड मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी ये ऑफ वगैरह इग्नोर करना. ऑलवेज अपराइट, दिस इज बहुत बार कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है ये, बहुत बार नीट में पूछा गया है. 10% एनर्जी लॉ की वजह से जो है ये हमेशा अपराइट रहता है. T1 पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, जैसे 1000 जूल मान लो. ठीक है, यहाँ पे 100 ही बचेगी उसकी, यहाँ पे 10 बचेगी, यहाँ पे 1 ही जूल बचेगी. तो इसी वजह से ये कम होती जाती है एनर्जी, इसलिए अपराइट होता है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ये भी. One organism can occupy more than one trophic level. Trophic level is a functional level, not a species level. ठीक है,
ये किसी स्पीशीज़ के लिए फिक्स नहीं है, जैसे ग्रासहॉपर हो गया उसके लिए ट्रॉफिक लेवल 2 फिक्स नहीं है, ग्रासहॉपर इसके ऊपर भी जा सकता है। ग्रासहॉपर के मान लो गए थे T1 पे ग्रास है, T2 पे हो सकता है यहाँ पे एंट हो, ठीक है? एंट ग्रासहॉपर खा रहा हो, ठीक है? तो ग्रासहॉपर तो T3 पे पहुँच गया। तो ट्रॉफिक लेवल इज़ अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीशीज़ लेवल। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये भी बहुत बार पूछी गई, इकोलॉजिकल पिरामिड से हर साल कहते हैं एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आना है, इसको तो नहीं छोड़ सकते। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं इनको कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड में जगह नहीं दी गई, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल जो डेट्राइटिस फूड चेन होते हैं होती है उसमें कहते हैं कैटाबॉलिज्म हो रहा था ना, कैटाबॉलिज्म हो रहा था, मिनरलाइजेशन हो रहा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक वो बैक्टीरिया और फंजाई प्ले कर रहे थे ना, जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जनरली। तो वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनको कोई जगह नहीं दी गई इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। ये एज अ स्टेटमेंट बेस भी आ जाता है और एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाता है। अब जिन लोगों को फूड वेब नहीं पता है उस उनको बता दें, जैसे ये कोई एक सेकेंड, एक एम्प्टी स्लाइड ले लेते हैं फिर। यहाँ पे जैसे ये ग्रास है, ठीक है, इसको यहाँ पे काऊ ने खाया, शीप ने खाया, शीप ने खाया, और ग्रास हॉपर, और यहाँ पे बीटल, ठीक। शीप को फॉक्स ने खाया, यहाँ पे ऑक्स ले लो, ऑक्स को हाइना ने खा लिया, हाइना को लायन ने खा लिया, इसको टाइगर ने खा लिया, ग्रासहॉपर को स्पैरो, और स्पैरो को खा लिया पैंथर ने, बीटल को खाया कमेलियन ने, कमेलियन गिरगिट जो कि रंग बदलता है, जो आपके दोस्त होते हैं, ठीक है, और इसको खाया लेपर्ड ने। अब ऐसा भी तो हो सकता है लेपर्ड हाइना को खा ले, या फिर कमेलियन जो है वो ऑक्स को तो नहीं खा सकता, खैर कमेलियन आपका ग्रासहॉपर को खा ले, ठीक है, या फिर स्पैरो आपका बीटल को खा ले, या फिर पैंथर आपका फॉक्स को खा ले, शीप को आपका हाइना खा ले, या फॉक्स कहते हैं ऑक्स को खा ले। तो ऐसे ये इंटरचेंज हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, इसी को हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है, इसको हम फूड वेब कहते हैं। और ये जो एक सिंगल लाइन में निकल रहा है, ग्रास से ऑक्स, ग्रास को ऑक्स ने खाया, ऑक्स को हाइना ने खाया, हाइना को लायन ने खाया, दिस इज अ फूड चेन, फूड चेन, फूड चेन, फूड चेन। तो ये जो फूड वेब है ये 4 फूड चेन से मिलके बना है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इन नेचर फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्म्स फूड वेब, ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई, इसको डिलीट कर देते स्लाइड को। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर चैप्टर आपको अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।